वेलकम इन फार्मापीडिया। आज हम एरोजोल के बारे में पढ़ेंगे। एरोजोल ये फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स में हम इस एरोजोल को पढ़ते हैं। ये भी एक टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो एरोजोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज़, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एरोजोल में। लाइक आप जीपेट का एग्ज़ाम पढ़ लो या फिर फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर, एरोजोल से क्वेश्चन आते रहते हैं रैंडमली। तो छोटा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें सारी कवर हो जाती है। क्वेश्चंस आपका इस पर्टिकुलर इस वीडियो से बाहर नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोजोल होता क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्प्रे ऐसे आते हैं, लाइक जब भी पेन किलर हम एक ट्यूब्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं बॉडी पे, या फिर आपने देखा होगा स्प्रे आते हैं, मूव नाम सुना होगा आपने, जो सन फार्मा कंपनी का आता है। और भी बहुत सारे स्प्रे हैं जो हम क्या करते हैं, अपने बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में स्प्रे करते हैं। तो जितने भी स्प्रे आती है, ये सारे प्रोडक्ट एरोजोल होते हैं। मतलब हम कर क्या रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को हम गैस की हेल्प से अपने बॉडी पे डिलीवर कर रहे हैं। तो एरोजोल क्या है, एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म सिस्टम है, जहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो एपीआई अपना ड्रग है वो हम क्या करते हैं, गैस के अंदर सस्पेंडेड रखते हैं एक बोतल के अंदर। और फिर जब भी हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट गैस के साथ अपनी बॉडी पे रिलीज़ हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। आपने डिओडेंट नाम सुना होगा, परफ्यूम नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, लाइक अस्थमा के बहुत सारी मेडिसिन जो इनहेल करनी की जाती है, वो भी एज एरोजोल फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो एरोजोल क्या होता है, ये डेफिनेशन तो आपको पता चल गई। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते डेफिनेशन के ऊपर, बट आपको पता होना चाहिए है क्या, एक डोजेस फॉर्म है, एक तरीके से ड्रग को अप्लाई करने का वे है, जिसके थ्रू हम ड्रग को अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। और ये जो आप बॉटल देख रहे हो, जो आपको डोजेस फॉर्म सिस्टम दिख रहा है, तो ये क्या एरोजोल है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक सबसे बाहर एक कंटेनर दिख रहा है, और इस कंटेनर के ऊपर एक एक्यूकेटर लगा रहता है। ये क्या काम रहता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। नीचे एक वाल्व लगा रहता है, एक ट्यूब लगी रहती है। आपका ये लिक्विड है जो गैस है, एक टाइप का कंप्रेस गैस है, इसी के अंदर आपका एपीआई रहता है, एक ट्यूब लगी रहती है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो यही क्या है, एक एरोजोल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरोजोल बनाने का पर्पज़ क्या था, इसके क्या एडवांटेज है। बिकॉज हमारे पास क्रीम भी अवेलेबल है, ऑइंटमेंट अवेलेबल है, पेन किलर हम एज ओरली ले सकते हैं, तो हमें एरोजोल का यूज़ करना कहाँ इम्पोर्टेंट लगने लग गया। तो देखो एडवांटेज के ये है कि इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी बॉडी पार्ट पे अपने को अप्लाई करना हो, एक जस्ट स्प्रे करेंगे और बॉडी पार्ट भी उसी टाइम अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नो चांस टू कंटामिनेशन। आपको मालूम है इस बोतल में गैस भरी रहती है, और ये जो प्रोडक्ट है ये बाहर की ओर ही क्या हो स्प्रे होता है, कभी वापस इस प्रोडक्ट इस बोतल के अंदर नहीं आ सकता। मतलब यूनी डायरेक्शन ये अपना काम करता है। तो इस वजह से कंटामिनेशन होने के चांस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद क्या है, हमें जिस फॉर्म में प्रोडक्ट चाहिए उस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉडी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें कई बार प्रोडक्ट फॉर्म के फॉर्म में चाहिए, मतलब एक फॉर्म जो होते हैं ना, आपने दाढ़ी वाली क्रीम देखी होगी, जो फॉर्म आजकल यूज़ किए जाते हैं, उस फॉर्म में हम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट चाहिए स्प्रे में, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें एज ए पाउडर चाहिए, या फिर हमें कुछ छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल टाइप का प्रोडक्ट डिलीवर सिस्टम चाहिए, वो सारे टाइप के सिस्टम हम अवेलेबल करा सकते हैं हम इस एरोजोल सिस्टम के अंदर। इसके बाद अगर हम जो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि उसको अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रब किया जाता है। एरोजोल में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, इसको सीधा स्प्रे किया जाता है। तो इस वजह से इसकी कुछ एडवांटेज हैं, और डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं कि ये थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल डोजेस फॉर्म्स रहते हैं, नॉर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं उनके कंपेयर में। और अब देखेंगे कि एरोजोल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी आपने डायग्राम देखा, वहाँ से आपने देखा होगा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कंटेनर। दूसरा इसके बाद क्या होता है, वाल्व रहता है, फिर एक्यूकेटर रहता है, प्रोपोलेंट्स रहता है, और एपीआई रहता है। अब ये सारी चीज़ क्या क्या है, इनका क्या क्या रोल रहता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कंटेनर के बारे में। अभी जो कंटेनर है, ये नाम से पता चल रहा है क्या करता है, ये मतलब प्रोडक्ट को और जो गैस है उसको कंटेन करके रखता है, क्लोज सिस्टम रहता है पूरा। और स्पेशली हम कंटेनर दो टाइप के यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द एरोजोल प्रोडक्ट में। फर्स्ट मेटल कंटेनर, और दूसरा जो प्रोडक्ट रहता है आपका वो ग्लास कंटेनर में रहता है।
तो ये जो मेटल कंटेनर है, अब पूछते हैं कौन कौन से मेटल्स यूज करते हैं। मोस्टली हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, टिन प्लेट और स्टेनलेस स्टील हम यूज करते हैं एज ए कंटेनर। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वजन में हल्का रहता है और थोड़ा सस्ता भी रहता है और कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है। टिन और स्टेनलेस स्टील थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, तो कॉस्टली प्रोडक्ट बन जाता है, इस वजह से हम मोस्टली इसको यूज़ नहीं करते हैं। आपने डिओड्रेंट देखे होंगे, जितने भी परफ्यूम्स रहते हैं उनमें एल्यूमिनियम का ही कंटेनर यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें देखी जाती है कंटेनर में, तो देखो कंटेनर के अंदर हम सिंपल सी बात है, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ गैस को फिल किया जाता है। अब जो गैस को फिल किया जाता है उसको प्रोपेलेंट्स बोलते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो वो जो गैस फिल की जाती है उसका प्रेशर कितना रहना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, तो उस चीज़ को आप नोट आउट किया करो क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो मेटल कंटेनर हम यूज करते हैं उसके अंदर हम जो गैस भरते हैं उस गैस का प्रेशर कितना होगा। तो उस गैस का प्रेशर कितना है, 140 to 150 PSI। ये PSI क्या आपकी यूनिट है प्रेशर की। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये 140 to 150 आपको ये प्रेशर दिख रहा है, ये प्रेशर आपका किस टेम्परेचर पे, क्योंकि प्रेशर इज़ रिलेटिव टर्म्स है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो किस टेम्परेचर पे ये प्रेशर होगा, तो आपको याद रखना है 130 फ़ारेनहाइट, 130 130 फ़ारेनहाइट पे ये प्रेशर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 140 150 किस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर आपको याद करना है 130। इसके बाद क्वेश्चन आता है ब्रस्टिंग प्रेशर। ये तो नॉर्मल प्रेशर आपको रखना है एल्यूमिनियम या किसी भी कंटेनर में। इसके बाद हम एक ब्रस्टिंग प्रेशर भी चेक करते हैं कि भाई किस प्रेशर पे वो कंटेनर ब्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो कितना है, नॉट लेस देन 300 PSI। मतलब 300 PSI जितना प्रेशर का जो फोर्स है वो क्या है, वो कंटेनर मतलब झेल पाए। अगर सपोज करो हम अगर किसी कंटेनर में 300 के करीब PSI जितना हम प्रोपेलेंट डाल देते हैं, गैस भर देते हैं, इस प्रेशर को जनरेट करते हैं, तो इसके फटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए जस्ट हमने हाफ क्वांटिटी जितना ही प्रेशर हम मोस्टली मेंटेन करते हैं। तो ये ब्रस्टिंग प्रेशर कई बार एग्जाम पूछते हैं कि मेटल कंटेनर में ब्रस्टिंग प्रेशर कितना रहता है, तो 300 PSI। अब दूसरा जो कंटेनर हम यूज करते हैं वो क्या है, ग्लास कंटेनर। अब ये जो ग्लास कंटेनर है इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि हम जिस डिज़ाइन में हमें ग्लास का कंटेनर बनाना है वो इजीली हम मोल्ड कर लेते हैं। लाइक आपको बहुत अट्रैक्टिव टाइप का ग्लास कंटेनर बनाना हो तो आप बना सकते हो। और इसके बाद ये थोड़ा सस्ता रहता है कंपेयर टू मेटल। और बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर फील नहीं कर सकते। लाइक आपने देखा कि मेटल कंटेनर के अंदर हम 140 से 150 PSI प्रेशर हम मेंटेन करते हैं ताकि प्रोडक्ट बहुत फास्ट स्पीड से मतलब बॉडी के ऊपर डिलीवर हो जाए। बट यहाँ पे हम कितना प्रेशर मैक्सिमम कर सकते हैं, 25 PSI। इससे ज़्यादा प्रेशर हम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद जो हम गैस है प्रोपेलेंट जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, API के साथ जो हम प्रोपेलेंट डालते हैं, तो ये जो प्रोपेलेंट का कितना अमाउंट होना चाहिए, नॉट मोर देन 15%। कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि मेटल कंटेनर के अंदर प्रोपेलेंट कितना होना चाहिए, तो हम 95% तक हम प्रोपेलेंट और 5% हम API भर सकते हैं। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम API ज़्यादा भरते हैं और प्रोपेलेंट क्या करते हैं, थोड़ा मतलब बहुत कम भरते हैं, नॉट मोर देन 15%। तो ये आपको याद रखना है। ये जो मैंने कलर किए हुए 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एज ए कंटेनर के केस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब एरोजोल के अंदर पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया कंटेनर के बारे में, मेटल कंटेनर, ग्लास कंटेनर, कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना ब्रस्टिंग प्रेशर होना चाहिए, ग्लास में क्या होना चाहिए, सब हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आता है वाल क्या होता है। तो वाल क्या रहता है, वाल एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर हम प्रेस करते हैं, जहाँ से प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। अब वाल के अंदर बहुत सारे पार्ट आने लग जाते हैं। हम बोल सकते हैं वाल का मेन काम क्या है, ये वो जगह है जहाँ से ओपनिंग होती है, अपना प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है। और इसके बाद ये किसका बना रहता है, मोस्टली ये वाल प्लास्टिक का बना रहता है, स्पेशली ये नायलॉन और डेरिलीन का बना रहता है, ये आपको याद रखना है। ये वाल बना रहता है। और इसके बाद वाल के अंदर और कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वाल के अंदर होता है एक माउंटिंग कैप होता है जिसको फेरुले बोलते हैं, माउंटिंग कैप। अब इसका क्या काम है, तो इसका मेन काम है जो आपका कंटेनर है और ये वाल है, इसको प्रॉपर अटैचमेंट का काम रहता है इसका माउंटिंग कैप का। इसके बाद एक स्टेम लगा रहता है। तो स्टेम का काम क्या है कि वाल के ऊपर जो एक
एक्यूटेटर रहता है। अब एक्यूटेटर क्या, ये हम पढ़ने वाले हैं। एक्यूटेटर और स्प्रिंग होती है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छे से बना के रखने का काम क्या है, स्टेम का काम है। ये कोई एग्जाम में पूछने वाली चीज़ें नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है गास्केट के बारे में, तो ये मैंने देखा है। क्वेश्चन आता है कि वाल के अंदर एक पार्ट होता है गास्केट, उसका क्या काम रहता है। तो सबसे पहले आप याद रखना, ये जो गास्केट होता है ये किसका बना रहता है, ये रबड़ का बना रहता है। उसके बाद रबड़ में कौन कौन से रबड़, ब्यूटाइन और नियोप्रीन, ये कोई नहीं पूछेगा, बट ये किसका बना रहता है, रबड़ का। क्वेश्चन आता है कि गास्केट का काम क्या है। तो आपने एक कंटेनर है एरोजोल का, इसके अंदर गैस भरी हुई बहुत सारी, प्रोडक्ट भी है, यूपर से पूरा पैक सिस्टम है, यहाँ से स्प्रे रिलीज करने वाला सिस्टम है। तो ये जो गैस है ये यहाँ से लीकेज ना हो, मतलब एयर टाइट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गास्केट। ये जो रबड़ है ये ऐसे यूज करते हैं, ऐसे अपने प्रोडक्ट, ये जो कंटेनर को एयर टाइट बनाने के लिए, ताकि प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ ना हो। आपने देखा होगा आपके घर में गैस की टंकी है, उसके माउथ के अंदर आप ढंग से देखोगे तो वहाँ पे भी रबड़ लगा रहता है। और फिर जब आप उसके ऊपर आपका जो रेगुलेटर लगाते हो तो रेगुलेटर और उसके अंदर का जो रबड़ है वो एकदम पैक अच्छे से हो जाता है, ताकि गैस लीकेज ना हो। तो ये रबड़ क्या काम करता है, गास्केट एज ए लीकेज को रोकता है और एयर टाइट बनाता है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वाल के बारे में फिर भी ना पूछें, पर वाल का एक पार्ट है गास्केट, उसके बारे में पूछा जाता है। अब इसके बाद स्प्रिंग क्या है, तो स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग यूज की जाती है। इसका मेन काम है कि जो गास्केट है नीचे एयर भरी, इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करने का काम है स्प्रिंग का, और स्प्रिंग की हेल्प से हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिलीज़ कर पाते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा पतली सी ट्यूब लगी रहती है जो प्रोडक्ट में डीप रहती है। तो वो ट्यूब किसकी बनी रहती है, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, पॉलीथीलिन और पॉलीप्रोपाइलिन की बनी रहती है, जो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। इस पूरे में से आपको सिर्फ गास्केट के बारे में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। और ये पूछ सकते हैं लाइक माउंटेन कैप का काम क्या है, तो कंटेनर को वाल को अच्छे से अटैचमेंट करने का काम है इसका। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एक्यूटेटर एक पार्ट होता है एरोजोल का, इसका काम क्या है। अभी एक्यूटेटर दिख रहा है, इसके बारे में इस पूछने का रोल क्या रहता है। तो देखो हमें क्या है कि जो प्रोडक्ट चाहिए हम अलग अलग फॉर्म में चाहिए। लाइक मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट झाग वाला हो, फोम, जो हम दाढ़ी की आजकल फोम वाली आपने स्प्रे देखा होगा, जो दुकानों पे जाते हो तो पहले की तरह ट्यूब लगा के वो झाग नहीं करते, हाथों में सीधा क्लिक दबाते हैं, प्रेस करते हैं एरोजोल को, सीधे झाग निकलते हैं, गालों पे लगा के दाढ़ी करना चालू करते हैं। तो ये जो झाग फॉर्म में प्रोडक्ट निकल रहा है, आपने अपने घर में आपने स्प्रे को देखा होगा, नॉर्मली डिओडेंट यूज करते हो, वो एक लिक्विड गैस फॉर्म में रिलीज़ होता है। आपका जो परफ्यूम है वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ होता है ना। तो जिस फॉर्म में आपको प्रोडक्ट चाहिए उस फॉर्म में प्रोडक्ट को डिलीवर कराने का काम किसका रहता है, इस एक्यूटेटर का रहता है। जिस फॉर्म में चाहिए, लाइक आप पाउडर के फॉर्म में चाहिए, आपको सस्पेंशन के फॉर्म में चाहिए, एमल्सन के फॉर्म में चाहिए, वो सारा ये एक्यूटेटर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको जो भी डिज़ायर फॉर्म में प्रोडक्ट का डिलीवरी सिस्टम चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्यूटेटर के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपको स्प्रे चाहिए, फोम चाहिए, सॉलिड सिस्टम चाहिए, वो सारा ये एक्यूटेटर रिलीज़ कराता है। आपको क्रीम टाइप का भी प्रोडक्ट ये रिलीज़ करा के बता सकता है। तो एक्यूटेटर का क्या रोल रहता है ये आपको पता चल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था इम्पोर्टेंट, वो है प्रोपेलेंट्स। ये जो प्रोपेलेंट्स है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर स्पेशली मैं एरोजोल की बात करूं, आप नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले आपको जो कंटेनर का जो मैंने प्रेशर बताया था, आपको कितना प्रेशर मेंटेन किया जाता है 130 to 130 फ़ारेनहाइट पे, वो याद करना है। ब्रस्टिंग प्रेशर 300 PSI याद करना है। इसी तरह 20 PSI नॉट मोर देन ग्लास कंटेनर का, वो आपको अच्छे से याद करना है। इसी तरह फिर मैंने वाल में आपको गास्केट का रोल बताया, वो आपको इम्पोर्टेंट है। एक्यूटेटर का क्या रोल रहता है वो आपको याद करना है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना है वो आपको प्रोपेलेंट्स। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रोपेलेंट्स होते क्या हैं। तो देखो ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपका ये API है। API जो आपका ड्रग है। अब इस ड्रग को डिलीवर कराने के लिए हमें गैस भरनी पड़ती है इसके अंदर। ये जो हमने गैस भरी जो लिक्विड फॉर्म में, अभी क्योंकि हमने हाई प्रेशर जनरेट किया इस वजह से लिक्विड फॉर्म में, इस लिक्विड फॉर्म के साथ API भी है, और ये जब स्प्रे होता है बाहर आके गैस के फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये जो आपको लिक्विड फॉर्म का जो दिख रहा है कंप्राइज गैस है, उसी को हम प्रोपेलेंट्स बोलते हैं। हम इसको गैस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रोपेलेंट्स। इसका मेन काम है API को डिलीवर करना पर्टिकुलर साइट पे। तो आपको मालूम पड़ गया कि ये लिक्विफाइड गैस है। तो ये क्या है, लिक्विफाइड गैस है। अब कौन कौन सी गैस है, गैस तो बहुत सारी है। तो मोस्टली हम यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
इसके बाद हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज यूज करते हैं। इसी गैस को हम लाफिंग गैस बोलते हैं और जनरल एनास्थेटिक में यूज होती है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। इसके बाद हम CO2 भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी गैस यूज की जाती है, पर मोस्ट कॉमनली हम हाइड्रोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज करते हैं, और इन्हीं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इस टाइप के प्रोडक्ट को हाइड्रोकार्बन गैस बोलते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन गैस में मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है प्रोपेन है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। अब इसमें जो आपको दिख रही प्रोपेन, इसके बारे में एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा हाईली इन्फ्लामेबल गैस कौन सी है, प्रोपेन। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा कम यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह यूज कर लेंगे तो प्रोपेन जो गैस है वो क्या कर सकती है, वो आग फायर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम प्रोपेन को थोड़ा कम यूज करते हैं, हाईली इन्फ्लामेबल है। बाकी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। बट इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसको जो इनहेल प्रोडक्ट है, लाइक अस्थमा वाले पेशेंट जो इनहेल करते हैं, वहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ ये टॉक्सिक भी हो जाती है। प्लस दूसरा इसके साथ ये रहता है कि अगर हाइड्रोकार्बन इन्फ्लामेबल चीज़ है, उसको हम अपने लंग्स के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्प्रे कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन को भी इनहेल कर रहे हैं ब्रीदिंग के थ्रू, तो ऑक्सीजन की फ्रिक्शन की वजह से अंदर आग भी लग सकती है। तो इस वजह से हम याद रखना कि जो इनहेल प्रोडक्ट रहते हैं वहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन को यूज़ नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसको मोस्टली यूज करते हैं टॉपिकली, जब आपको बॉडी के ऊपर स्प्रे करना होता हो। अब जब हम बॉडी के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो जब ये हाइड्रोकार्बन अपनी बॉडी पे लगता है और अपनी बॉडी पे अगर ऑक्सीजन है थोड़ा बहुत, वहाँ पे ये इंटरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करता है, तो थोड़ा अपने को जलन जैसा महसूस होता है बॉडी के ऊपर। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। तो आपको ये पता चल गया कि प्रोपेन हाईली इन्फ्लामेबल गैस है, और दूसरा इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एज ए टॉपिकली। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गैस है, नेक्स्ट जो प्रोपेलेंट्स है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसी को हम बोलते हैं CHF गैस भी बोलते हैं, या फिर इसको फ्रीनॉन बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, फ्रीनॉन एज ए प्रोपेलेंट यूज किया जाता है कहाँ पे, स्पेशली ये जो इनहेल करते हैं प्रोडक्ट, जो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए जो इनहेल वाले प्रोडक्ट रहते हैं, जिसको बॉडी के अंदर इनहेल करना हो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में प्रोडक्ट को पहुँचाना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं। हम इसको टॉपिकली यूज़ नहीं करते, बट ये मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर प्रोडक्ट में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो फ्रीज के अंदर भी रहती है, ये स्पेशली ये गैस क्या करती है, अपने अपने जो आसमान में जो ओजोन लेयर है उसको क्या करती है, डैमेज करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह कोज करती है, धरती का टेम्परेचर भी बढ़ा देती है। इस वजह से इसको बैन किया हुआ है। मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ नहीं करते, कुछ ही प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, और वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, एक्सपेंसिव रहते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका नोमेनकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो देखो इसका नोमेनकल्चर कैसे करते हैं, तो देखो इसको CHF से डिनोट करते हैं, CHF गैस बोलते हैं। तो इसमें देखो सबसे इसको नंबरिंग से डिनोट किया जाता है, लाइक 114, 012, ये गैस के नाम है। अब ये इस गैस के अंदर क्या चीज़ है, हम कैसे पता करेंगे, तो जो सबसे पहला वाला जो 1 दिख रहा है आपको, ये कार्बन को इंडिकेट करता है, जो CHF का पहला कार्बन है। दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको, जो भी डिजिट हो, 1 हो, 2 हो, ये इंडिकेट किसको करता है, ये तो ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन को। और जो सबसे लास्ट में वो किसको इंडिकेट करता है, वो फ्लोरीन को। इसीलिए इस गैस को बोला जाता है CHF गैस बोला जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला है C-1 H+1 ऑफ फ्लोरीन, तो ये फॉर्मूला है। अब ये C-1 का मतलब क्या हुआ, H+1 का मतलब क्या हुआ, ये हम समझेंगे। देखो अगर सपोज करो आपके यहाँ पे एक गैस दी हुई जिसका नाम है 114। अब देखो 1 किसको इंडिकेट करता है, तो कार्बन को। कार्बन का फॉर्मूला क्या है, C-1। अब C-1 क्या है मतलब, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इस गैस में कितने होंगे, ये हमें कैलकुलेट करने। तो देखो मतलब अगर सपोज करो, अगर कार्बन 1 होता इस गैस के अंदर, एक कार्बन होता, एक कार्बन, अगर उस कार्बन 1 को हम C की जगह वैल्यू पुट करते और 1 को माइनस कर लेते, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए, 0। अगर एक कार्बन हो तो 0 आएंगे, अगर 2 कार्बन है तो कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो इसका मतलब जो 114, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 हैं।
फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे दिखा हुआ हाइड्रोजन 1 दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या H+1 है। तो H+1 कब हो सकता है, जब आपका हाइड्रोजन 0 होगा तभी आपका H+1 = 1 होगा। तो मतलब इस 1 का मतलब ये हुआ कि आपका इस गैस के अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 है। और बाकी ये जो 4 किसको इंडिकेट करता है, ये फ्लोरीन को इंडिकेट करता है। तो अगर इसमें जो 114 इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसके अंदर 2 कार्बन है, तभी तो हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं। अगर एक कार्बन होता तो C-1 की फॉर्मूले से 0 हो जाता। तो यहाँ कितने कार्बन हो गए, 2। इसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, तो यहाँ 1 लिखा हुआ, मतलब क्या है 1 प्लस वाला ये 1 है, मतलब एक्चुअल हाइड्रोजन तो 0 है, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। और फ्लोरीन कितने हैं, तो फ्लोरीन अपने कितने हैं, 4 है। तो आपको दिख रहे हैं ये 4, तो आप यहाँ पहले तो इस 2 कार्बन है, इनमें आप 4 फ्लोरीन लगा दो। तो 3 मैंने इस पर लगा दिए फ्लोरीन और 1 फ्लोरीन इस पर लगा दिए। अब बची वैलेंसी कितनी, 2 बची, तो 2 जो बची उस पर हम क्लोरीन लगा देते हैं, ये इसका रूल्स बोलता है। तो इस जो प्रोडक्ट की गैस, इस गैस का नाम क्या हुआ, तो देखो इसमें क्या है, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और फ्लोरीन कितने हैं तो टेट्रा फ्लोरो, और बाद में क्या ये ईथेन, 2 कार्बन तो क्या हो गया ईथेन। चलो आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बताता हूँ। एक ड्रग है जिसका नाम है, एक गैस है जिसका नाम है 012। अभी 0 इंडिकेट कर रहा है, 0 नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। तो 0 नंबर इंडिकेट कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, तो 0 कब होगा, जब अगर मेरा कार्बन 1 होगा तो मैं इस फॉर्मूले से C1 माइनस करूँगा तब 0 आएगा। तो मतलब मेरा क्या हुआ कि इस गैस के अंदर कार्बन कितना 1 है, तो मैंने C कर लिया। अब जो सेकंड चीज़ बताती है हाइड्रोजन को, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 दिखा रहा है, तो मेरा 1 हाइड्रोजन कब हो सकता है, तो इस H+1 के फॉर्मूले में अगर मैं H की वैल्यू 0 पुट करूँगा और फिर ये 1 करूँगा तभी 1 आएगा। तो इस कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। इसके बाद में क्या है फ्लोरीन, तो देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 ये बचा, ये 2 क्या है, 2 फ्लोरीन है। तो इस कार्बन के ऊपर मैं 2 तो फ्लोरीन लगा दूंगा और पीछे बचे 2 में लगा दूंगा क्लोरीन। तो इस वजह से इसका नाम क्या होगा, डाई मीथेन। समझ आया आपको। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल क्या देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई 0, 2, 1। अब मैं पूछूंगा कि इस गैस का नाम क्या होगा, तो 0 किसको, कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ 0 मतलब कार्बन क्या आपका 1 है। क्यों है, क्योंकि आप 1 कार्बन -1 करोगे तभी 0 आएगा, तो आपका 1 कार्बन है। अब ये 2 दिखा रहा है, 2 हाइड्रोजन को दिखा रहा है। तो 2 हाइड्रोजन कब आ सकता है, तो 2 तभी आ सकता है कि अगर आपका हाइड्रोजन 1 होगा और प्लस ये फॉर्मूले वाला 1, तब 2 आएगा। तो मतलब आपका हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो आपने यहाँ हाइड्रोजन पुट कर दिया। इसके बाद पीछे ये 1 क्या दिखा रहा है, तो ये फ्लोरीन को दिखा रहा है। और अब बचा 2 वैलेंसी पूरी किससे करोगे आप, क्लोरीन से करोगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इस ड्रग का नाम, इस गैस का नाम क्या होगा, डाई क्लोरो मोनोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से नोमेनकल्चर होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिर आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं सेपरेट इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि 114 है, इसका नोमेनकल्चर क्या होगा। 0012 है, इसका नोमेनकल्चर क्या होगा। लाइक 001 है, इसका नोमेनकल्चर क्या होगा। 011 इसका क्या होगा। तो 0 है मतलब क्या, 1 कार्बन है। 1 हुआ तो मतलब 2 कार्बन है। अब ये हाइड्रोजन 1 दिखा रहा है, तो 1 कब हो सकता है, 1 तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन यहाँ पे 0 होगा, तभी 1 आंसर आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, तो लास्ट में क्या 1 है आपका फ्लोरीन। मैंने बोला जो लास्ट वाला होता है वो फ्लोरीन होता है, तो इसका फ्लोरीन क्या 1 है। तो पीछे बची 3 वैलेंसी हम किससे कार्बन की पूरा करेंगे, क्लोरीन से। तो इस गैस का नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो, ये मोनोफ्लोरो मीथेन। तो इस तरह से नोमेनकल्चर किया जाता है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो एरोजोल का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। तो देखो बहुत इजी है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। तो 3 मेथड रहते हैं, एक है प्रेशर फीलिंग मेथड, दूसरा है कोल्ड फीलिंग मेथड, तीसरा है कंप्रेस गैस फीलिंग मेथड। अब आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है, नॉर्मल है। प्रेशर फीलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप ये मानो कि आपका एरोजोल की बोतल है, इसके अंदर आपने API फिल कर दिया। अब आपको इसके अंदर प्रोपेलेंट फिल करना है, ऐसे मानो आप। तो आप क्या करोगे, ये जो इसका जो बार जो आपको ये वाल दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, बहुत बड़ी गैस की टंकी है जिसके ऊपर प्रेशर बहुत हाई है, हाई प्रेशर, उसको आप इससे कनेक्ट कर लोगे तो ये सारा प्रोपेलर इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गैस नहीं है। तो इस तरह से हम गैस भर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, प्रेशर फिलिंग, मतलब एक प्रेशर वाले टैंक से आपने फिलिंग कर दिया। इसके बाद दूसरा क्या है, कोल्ड फिलिंग। कोल्ड फिलिंग का मतलब क्या हुआ कि देखो ये ईजी है काफ़ी, कि आपका ये कंटेनर है,
इसके अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले आपका जो ये गैस है जो प्रोपेलर आपको भरनी है, इसको आपने माइनस टेम्परेचर लेके के, ताकि ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो गैस के पार्टिकल नज़दीक आएंगे। अभी लिक्विड आ गया माइनस टेम्परेचर पे, इस लिक्विड को आपने यहाँ फिल कर दिया, फिर API फिल कर दिया, फिर ऊपर से क्लोज कर लिया, फिर रूम टेम्परेचर इसको लेके आ गए, तो फिर ये जो लिक्विड अंदर प्रेशर क्रिएट कर लेगी। तो ये है कोल्ड फिलिंग है। इसी तरह कंप्रेस फिलिंग रहती है, इसमें कंप्रेस गैस को भरा जाता है। तो ये बस बेसिकली आपको याद रखना है। पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट एरोजोल है, यहाँ पे क्या है, एक मीटर वाल लगा हुआ। मीटर वाल का मतलब क्या है, सपोज करो कि आपको 10 mg एक बार स्प्रे करने में आपको प्रोडक्ट रिलीज़ करना हो, तो आप एक बार स्प्रे करोगे तो 10 mg ही प्रोडक्ट रिलीज़ होगा। तो इसको बोलते हैं मीटर वाल। तो कोई ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे मीटर वाल लगा हुआ है, वहाँ पे हम ये मेथड से, हम प्रेशर फिलिंग से भी ये मेथड से हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस मीटरिंग वाल को ये प्रेशर जब बाहर से अप्लाई करेंगे तो ये मीटरिंग वाल ख़राब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कोई प्रोडक्ट है लाइक सस्पेंसन है, इमल्सन है, या फिर अपना हाइड्रोकार्बन जैसी गैस है, उसको हम इसको कोल्ड फिलिंग मेथड से नहीं भर सकते। सस्पेंसन इमल्सन को मोस्टली हम कंप्रेस गैस फिलिंग मेथड से हम यूज करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट एक आपको आइडिया पता होना चाहिए कि भाई कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एवोल्यूशन पैरामीटर्स पे। तो लाइक कौन कौन से एवोल्यूशन पैरामीटर है, लाइक आपने एरोजोल बना दिया है, अब उस एरोजोल अच्छा बना है, क्वालिटी कैसी उसकी कैसे चेक की जाती है, तो उसके एवोल्यूशन पैरामीटर को चेक किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है फ्लेम प्रोजेक्शन। अभी जो फ्लेम प्रोजेक्शन है, मतलब आपका ये स्प्रे है एरोजोल, इसको आप क्या करोगे, स्प्रे करोगे ऐसे। जब ये स्प्रे होगा और नीचे आप यहाँ से आग जलाओगे, भले आप यहाँ लगो, यहाँ लाइक लैंप लगा हुआ है आग का, तो जैसे आप स्प्रे करोगे तो यहाँ पे आग की फ्लेम जलने लग जाएगी। आपने देखा होगा ना भाई, आप जब एरोजोल को स्प्रे करते हो आग में तो एक फ्लेम जलने लग जाती है। तो आपको उस फ्लेम जैसे जलेगी, उस फ्लेम की आपको क्या करना है कि स्केल से, रूलर स्केल से आपको क्या करना है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। मतलब आपको आग के ऊपर 4 सेकेंड के लिए स्प्रे करना है और जो फ्लेम बनेगी उस फ्लेम की लेंथ को मेजर करना है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी फ्लेम कितनी लेंथ की वो पता चल जाएगी। उसी से हमें आइडिया लग जाएगा कि आपकी फ्लेमेबिलिटी कितनी है और कंप्रेसिबिलिटी कितनी है इस प्रोडक्ट की। इस एरोजोल की फ्लेमेबिलिटी कितनी है और कंप्रेसिबिलिटी कितनी, ये चेक किया जाता है फ्लेम प्रोजेक्शन में। बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, लाइक ये एरोजोल और यहाँ पे आपने बहुत बड़ी आग जला के रखी है और फिर आप इस आग में स्प्रे करते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी फ्लेम जल हो जाएगी। अब इस फ्लेम की लेंथ को मेजर करना है, इसी लेंथ से हमें क्या पता चलता है, फ्लेमेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई फ्लेमेबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी हम एरोजोल की किस से चेक करते हैं, तो फ्लेम प्रोजेक्शन से यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फ्लैश पॉइंट। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि जो एरोजोल का फ्लैश पॉइंट चेक किया जाता है वो किस एपरेटस से चेक किया जाता है, तो टैग ओपन एपरेटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टैग ओपन एपरेटस यूज किया जाता है फ्लैश पॉइंट चेक करने के लिए। अब देखो फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या, वो कैमरे में जो फ्लैश नहीं करते लाइट का, एकदम लाइट फ्लैश करती है जब फ़ोटो खींचते हैं, वैसा कुछ सिस्टम होता है। तो होता क्या है कि ये इस टाइप का सिस्टम रहता है जो यहाँ से ओपन रहता है हल्का सा, वैसे ही क्लोज रहता है, बट ये यहाँ से ओपन हो जाता है जब प्रेशर जनरेट होता है यहाँ से। तो ये आपका इस टाइप से सब कटोरी है, कप है। आप क्या करोगे, जो -20 या -25 डिग्री सेल्सियस वाले सेल्सियस पे आपका जो प्रोडक्ट है प्रोपेलेंट और API, उसको यहाँ पे ला के रखोगे। ये अभी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, ऊपर आपने यहाँ पे बंद कर दिया, फिर इसको आप लेके आओगे रूम टेम्परेचर पे। जैसे रूम टेम्परेचर लाओगे तो ये क्या होगा, माइनस टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होगा तो ये गैस फैलने लग जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ये कप थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। मतलब पहले ये कप बंद था, अब ये कप क्या थोड़ा सा ऐसे ओपन होगा और थोड़ा सा गैस यहाँ से रिलीज़ होगी। तो जब भी ये रिलीज़ ओपन होता है उसी चीज़ को मेजर किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं इग्निशन पॉइंट बोलते हैं। जब आपका वो कप ओपन होता है उसी को क्या बोलते हैं, इग्निशन पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, वही चीज़ मेजर की जाती है। तो अगर वो जल्दी आ रहा है तो मतलब क्या, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा फ्लेमेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर क्या है, जल्दी है, ज़्यादा है। अगर आपका थोड़ा लेट फ्लैश पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या, कंप्रेसिबिलिटी क्या उसके अंदर कम है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा फ्लैश पॉइंट और
फ्लेम प्रोजेक्शन, इन दोनों में हम क्या चेक करते हैं, फ्लेमेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि हमें एक मिनिमम फ्लेमेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी रखनी है। कई बार 1000 से भी हो जाते हैं। एक जो आईपीए की गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें मेजर करनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि भाई आपका जो प्रेशर है वो कैसे चेक किया जाता है एरोजोल के अंदर। तो एरोजोल के अंदर प्रेशर मोस्टली हम प्रेशर गेज से ही चेक करते हैं। अब ये प्रेशर गेज क्या है आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि जब टायर के अंदर गैस भराते हो गाड़ी में, जब आपके टायर में गैस भराई जाती है तो आप देखते हो भाई गैस कितनी भरी है, तो पास में एक छोटा सा मीटर लगा रहता है, वो आप उसके आपके टायर पे लगाते हो तो आप दिखा देता है कि इसके अंदर कितनी प्रेशर में गैस भरी हुई है। तो वैसा एक इक्विपमेंट रहता है जिसको प्रेशर गेज बोलते हैं, वो एरोजोल पे लगाया जाता है और कितना प्रेशर इसके अंदर कंटेनर के अंदर है वो चेक किया जाता है। तो हमारी लिमिट रहती है, लाइक हमने 130 टू 140 PSI 130 फ़ारेनहाइट पे चेक करते हैं मेटल कंटेनर में, और 25 PSI किस में चेक करते हैं, ग्लास कंटेनर में, ये चेक करते हैं। इसके बाद हम ब्रस्टिंग प्रेशर भी चेक किया जाता है। तो ये चीज़ें हम प्रेशर भी हम चेक करते हैं एवोल्यूशन पैरामीटर में। इसके बाद डेंसिटी चेक करते हैं प्रोडक्ट की, तो पिक्नोमीटर मोस्टली यूज़ किया जाता है, हाइड्रोमीटर मोस्टली यूज़ किया जाता है, ये हमें मालूम है, हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। फिर है मॉइस्चर कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एरोजोल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कैसे चेक किया जाता है। तो आपको मालूम है कि मॉइस्चर कंटेंट मोस्टली हम कार्ल फिशर मेथड यूज़ करते हैं, कार्ल फिशर रिएजेंट्स बोलते हैं जिसको, उस मेथड को हम मॉइस्चर कंटेंट चेक करने के लिए काम आता है। दूसरा हम क्या यूज करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी। ये दो टेक्निक है जहाँ से हम मॉइस्चर को चेक करते हैं। पर एग्जाम में क्वेश्चन ये ज़्यादातर आता है कि भाई कार्ल फिशर रिएजेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो याद रखना उसके अंदर आयोडीन रहता है, पायरीडीन रहता है, मीथेनॉल रहता है और सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। तो ये चार चीज़ें आपके कार्ल फिशर रिएजेंट में रहता है, और ये जीपीएड में क्वेश्चन आ चुका है, और नॉट जीपीएड और भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल फिशर के अंदर पायरीडीन, मीथेनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन, इन चारों चीज़ों को लिया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि भाई मॉइस्चर कंटेंट क्यों चेक करते हैं। सपोज करो एल्यूमिनियम कंटेनर आप यूज कर रहे हो, तो वहाँ उस केस में भी मॉइस्चर चेक किया जाता है। लाइक बहुत सारे रीज़न रहते हैं मॉइस्चर कंटेंट चेक करने के लिए, कि एल्कोहल आपने जो यूज किया है उस एल्कोहल के अंदर उस एल्कोहल कितना प्यूरिफाइड होता है, उसके अंदर कितना वाटर होना चाहिए, उसकी लिमिट्स रहती है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। एक बार एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एल्यूमिनियम कंटेनर है वो अगर एल्कोहलिक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट एल्कोहल है तो वहाँ पे हम एल्यूमिनियम कंटेनर यूज़ नहीं करते, क्योंकि कई बार एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है अल्कोहल के साथ, इस वजह से वहाँ पे अवॉइड किया जाता है। वहाँ पे हम ग्लास कंटेनर यूज़ करते हैं या फिर हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट आउट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई जो अगर आपका स्प्रे सॉलिड फॉर्म में हो रहा है तो उसका पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये कैस्केडा इम्पैक्टर मेथड से इसके द्वारा हम पार्टिकल साइज का डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद लाइट स्कैटरिंग डीके, इससे भी हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्टिकल साइज किससे डिटरमाइन किया जाता है, कैस्केडा और लाइट स्कैटरिंग। इसके बाद ड्रग डिलीवरी रेट भी हम चेक करते हैं। ड्रग डिलीवरी रेट का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, स्प्रे करना है, स्प्रे करना है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। मतलब आप 10 सेकेंड एक लिख लो, उस 10 सेकेंड के अंदर आपको प्रोडक्ट को स्प्रे करना है। आप देखना है जितना प्रोडक्ट आपका निकला है उसका वेट कर देना आपको। इस तरह से आपको स्प्रे करते रहना है और वेट चेक करते रहना है हर 10-10 सेकेंड, जब तक आपका प्रोडक्ट ख़त्म ना हो। फिर आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल वेट लेना है, उसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। इनिशियल वेट कितना था, फाइनल वेट कितना था, अपॉन टी कर देना है। तो यहाँ से आपको कि डिलीवरी रेट निकल जाती है। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जो पूछी जाती है वो क्या है, मैं रिवाइज करता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कार्ल फिशर रिएजेंट में क्या यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेंसिटी आपको मालूम है पिक्रोमीटर से यूज की जाती है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि भाई फ्लैश पॉइंट और फ्लेम प्रोजेक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ना कि भाई ये कंप्रेसिबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है। क्या होता है ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया है। इस सेपरेटर्स का नाम बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद जो मैंने आपको गैस का नोमेनकल्चर बताया, 114 का मतलब क्या है, 012 का मतलब क्या है, कुछ भी लिखा हो उसका नोमेनकल्चर कैसे किया जाता है, ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए।
क्लोरोफ्लोरो क्या करती है, कहाँ पे यूज की जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो प्रोपेलेंट में हाइड्रोकार्बन्स यूज की जाते हैं, पहले तो आप ये याद रखना कि प्रोपेलेंट्स होते क्या हैं। इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन यूज़ की जाते हैं, इसमें प्रोपेन हाईली इन्फ्लामेबल है। ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं, इनहेल यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था ये जो एक्यूकेटर है इसका क्या काम रहता है, तो जिस डिज़ायर फॉर्म में अपने को प्रोडक्ट चाहिए उस फॉर्म में ये डिलीवर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट का डिलीवर सिस्टम है, जिस डिज़ायर डिलीवर चाहिए वो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, किसके थ्रू हम मतलब एरोजोल में डिलीवर करते हैं, तो वो एक्यूकेटर है। इसके बाद हमने वाल्स के बारे में पढ़ा था, तो वाल के बारे में ज़्यादा चीज़ यही पूछी जाएगी कि जो गास्केट वो किसका बना रहता है और गास्केट का क्या रोल रहता है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हमने कंटेनर पढ़ा, तो इसमें ग्लास कंटेनर का प्रेशर कितना है और इसी तरह आपका मेटल कंटेनर का प्रेशर कितना है और मेटल कंटेनर के अंदर ब्रस्टिंग प्रेशर कितना है वो भी पढ़ना आपको, और ये 130 फ़ारेनहाइट पे होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो ग्लास कंटेनर है उसके अंदर प्रोपेलेंट नॉट मोर देन 15% से ज़्यादा नहीं भरा जाता। क्यों नहीं भरा जाता, जब हम प्रोपेलेंट ज़्यादा भरते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो सिंपल सी बात है ग्लास कंटेनर फट जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरोजोल होता क्या है, इसके क्या एडवांटेज है वगैरह, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप पुराने ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं इसी टॉपिक से ही निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ समझाने में दिक्कत आ गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस टॉपिक को फिर से मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।